आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलते होगी। और आपको बता था कि हम आपके लिए रेलवे भर्ती परीक्षा तैयारी करा रहे हैं, आप पता होना चाहिए। अगर आप नए हैं तो आपको बता देते हैं, पहले जानकारी सुन लीजिएगा। हम एक तीर तीन शिकार कवर करा रहे हैं। एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल एग्जाम चालू हो चुका है। जल्द आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम का डेट देखने को मिलेगा, तो आप ध्यान रखें। पिछले साल के प्रश्नों को आप पढ़ना चाहते तो हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो आपको दिखाएंगे हम हर वीडियो के माध्यम से हम जीके जीएस का टॉप 20 प्रश्न कवर कराते हैं। तो आप लोग बगल में पेन कॉपी रखे बैठिएगा। अगर ऐड जानकारी बताएं तो आप लोग लिखना है। और अगर आप नए हैं तो आपको बता दें कि हमारे प्लेलिस्ट में आपको जानकारी मिल जाएगा। मैथ्स का वीडियो बन रहा है और रीजनिंग का वीडियो बन रहा है और जीके जीएस भी कवर हो रहे हैं। आप देखना चाहते हो मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, पिछले साल के प्रश्नों को हम न्यू एडिशन के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। जो वर्तमान भर्ती परीक्षा चल रही है उनमें जो जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं उसी प्रकार के पैटर्न के प्रश्नों को आपको हम कवर करा रहे हैं। चलिए, तो आपको दिखाते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, टॉप 20 प्रश्न मिलेंगे, लास्ट तक आपको देखना है क्योंकि अगली भर्ती परीक्षाओं को काम देगा। तो पहला प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। देखिएगा, अगर आप झूठ बोल रहे माना जाए और इसका पता लगाना है तो इसके लिए मशीन बनाया गया, ध्यान रखें उसका नाम क्या था, पॉलीग्राफ। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको बेसिक नॉलेज में होनी चाहिए और भर्ती परीक्षाओं के लिए भी जरूरी है कि नहीं। तो झूठ का पता लगाने वाली मशीन का नाम क्या है, पॉलीग्राफ। अगला प्रश्न आप एक पारा होंगे, उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा। तो हमें कुंभ मेले के बारे में पता होनी चाहिए। तो कुंभ मेला हर 12 सालों में एक स्थान पे लगता है। तो आपके भारत में 4 स्थानों पर लगाया जाता, रखिएगा। तो भारत में 4, एक रहेगा आपका नासिक, है कि नहीं, और आपका जी उज्जैन हो जाएगा जो आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद 2 आपके होंगे, एक हरिद्वार और आपका क्या है, प्रयागराज। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस बार 2025 में प्रयागराज, जिसे वर्तमान नाम इसको प्रयागराज होगा, इसका पहले नाम क्या था, इलाहाबाद था। तो इलाहाबाद अब वर्तमान प्रयागराज है, जो 2025 में कुंभ का मेला आयोजित हुआ था। अब अगली बार 2028 में उज्जैन में कुंभ का मेला लगेगा। और उज्जैन कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और जो प्रयागराज कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। और नासिक कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और हरिद्वार कहाँ पड़ता है, यूके मतलब उत्तराखंड, ध्यान रखिए विद्यार्थियों, जिसे उत्तरांचल कहते हैं। तो हमने यहाँ ऐड जानकारी आप बता। अगली बार कुछ और प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में कितने स्थान पे मेला लगता है, किस राज्य में लगता है कि नहीं। चलिए, अगला प्रश्न दिखाते हैं आपको हम। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, संविधान का प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। ध्यान रखिएगा, तो आपका आंसर होनी चाहिए संसद के किसी भी सदन में मंत्री, मतलब कोई सरकारी विधेयक है इसे प्रस्तावित कर सकता है। तो वो कौन कर सकता है, संसद के किसी भी सदन में। आपको पता है संसद के 2 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। तो कोई सा भी सदन हो सकता है और सदन में मंत्री क्या कर सकता है, विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। अगला प्रश्न आप एक पा रहे होंगे, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। इसके पहले हमें एक और हवाई अड्डा के बारे में प्रश्न पूछा था, आपको याद होगा तो बताइए कमेंट बॉक्स में क्या पूछा था। तो ध्यान रखें, हर प्रश्न को समझना है कि पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, किस टॉपिक का प्रश्न पूछ रहा है। इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर, खेल, समसामयिक घटनाएं, कंप्यूटर, प्रश्न तो आएगा, लेकिन अंदर से वो किस अध्याय के किस टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है बार बार उसको समझना पड़ेगा, जो अगली भर्ती में आपको काम देगा। और इसी प्रकार के आरपीएफ कांस्टेबल में भी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो एनटीपीसी और ग्रुप डी में आपको बेहतरीन ढंग से फायदा मिलेगा, जो मैथ्स, रीजनिंग और जीके जिस कवर करा रहे हैं। तो प्लेलिस्ट का नाम आपको बता देते हैं, रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल करके प्लेलिस्ट डाला, जहां पर आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस के पूरे पोर्शन कवर हो रहा है, बिल्कुल न्यू एडिशन के साथ। ठीक है, जब देखिएगा, आप भी देखें, आपके साथियों को बताएं, वो भी देखें, हर व्यक्ति फायदा ले, बिल्कुल ऑथेंटिक और सही जानकारी मिल रहा है। तो देवी अहिल्याबाई होलकर जो हवाई अड्डा है जो इंदौर में है। अगर आपको बात करें इंदौर कहाँ पर है तो क्या बोलेंगे, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखें विद्यार्थियों। और बेंगलुरु कहाँ पर है अगर बोला जाए तो याद रखिएगा कर्नाटक का राजधानी है। चेन्नई ये तमिलनाडु में पड़ता है, याद रखिए तमिलनाडु राजधानी है। और नागपुर कहाँ पर बोला जाए तो कहाँ बोलोगे आप लोग, महाराष्ट्र, एमएच। ठीक है कि नहीं। चलिए, इस अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख रहे हो, 1784 में यूरोपियन द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधित कार्य करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा, इसके संस्थापक कौन थे। तो इतिहास का प्रश्न पूछा, याद रखिएगा, तो जिसका नाम क्या हो जाएगा, विलियम जॉन्स। 1784 में पुरातात्विक संबंधित
कार शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? विलियम जोन्स को जाता है। और ये आपके क्या है, ब्रिटिश हम शोधकर्ता कह सकते हो, सॉरी यूरोपियन, ध्यान रख, क्षमा चाहूँगा विद्यार्थियों, यूरोपियन है। तो विलियम जोन्स एक यूरोपियन है जो 1784 में पुरातात्विक संबंधित कार्य शुरू किए थे भारत में, और इन्होंने साथ में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की गठन किया था। कौन? विलियम जोन्स। याद रखिएगा यहाँ प्रश्न। अगली बार फिर पूछ, अगला प्रश्न हमें पूछ रहा है भारत का सबसे पुराना व्यापार संगठन कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका नाम रहेगा AITUC। AITUC क्या है? भारत का सबसे पुराना व्यापार संगठन है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पर, रमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित होने वाले में से एक है। हम पहले आपको बता चुके हैं, आपको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, खेल, साहित्य, सभी जगत के पुरस्कार आपको बननी चाहिए और याद होनी चाहिए, चाहे वर्तमान वाले या आगामी वाले या विगत वाले। ठीक है, तो भी आगामी तो आपको नहीं मिलेगा पुरस्कार की जानकारी, लेकिन विगत पुरस्कार और वर्तमान पुरस्कार जितने भी होंगे आपको प्रश्न बता रहा है कि पुरस्कार के प्रश्न आते हो। हर पार्ट में आपको एक न एक प्रश्न पुरस्कार का मिल रहा है, समझे कि नहीं? और बिल्कुल शानदार ऑथेंटिक प्रश्न आपको कवर करा रहे हैं जो बिल्कुल एग्जाम में आ चुके हैं। रेलवे भर्ती परीक्षा के एग्जाम कवर हो रहे हैं, चिंता ना करें आप लोग, और टॉपिक आपको समझना पड़ेगा। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में पहले बता चुका हूँ। इससे फिलीपींस, याद रखिएगा, फिलीपींस सरकार द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और यह एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और कौन देता है? फिलीपींस सरकार। और एशिया का बड़ा पुरस्कार रमन मैग्सेसे, इसे ही एशिया का क्या कहा जाता है? नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, और एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे कहा जाता है और फिलीपींस सरकार देती है। दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा, बगल में पेन कॉपी रख के ना बैठोगे तो आपका फायदा नहीं होगा। दादा भाई नौरोजी को पहली बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, पहले भारतीय कहलाते हैं। यहाँ पर आंसर आपका आएगा अरविंद केजरीवाल। तो आप जानते होंगे जो दिल्ली के पूर्व क्या रह चुके हैं? CM। याद रखिएगा, वर्तमान में यहाँ की CM कौन है? रेखा गुप्ता जी है, जो वर्तमान में बहुत प्रसिद्ध हो रही है भाई, रेखा गुप्ता। याद रखिएगा, जो BJP गठबंधन की क्या है? मंत्री है, वर्तमान में मुख्यमंत्री के पद पे आसीन है। तो इसके पहले आम आदमी पार्टी जिसे हम बोलते हैं आप, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कौन थे? अरविंद केजरीवाल जी। उसके बाद उनकी जो सहयोगी मंत्री अतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाया गया था, और उसके बाद अब BJP की सरकार बैठ चुकी है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? अरविंद केजरीवाल। याद रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से, और हम ऐड जानकारी बता चुके। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? आप पता होगा दिल्ली और मुंबई एक बड़े बड़े शहर है भारत में, और दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है जिसका नाम क्या है? NH8। ठीक है, नेशनल हाईवे 8। इस प्रकार से आपको जो प्रश्न बता दिया, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, हर प्रश्न आप इंगित कर रहा है कि अगली बार मैं उससे संबंधित प्रश्न बनकर आऊँगा। और आप यकीन नहीं तो आप ध्यान रखें, अगर आप RPF कांस्टेबल, SI का और ALP का पेपर देकर आ चुके हैं तो आपको बता दें ऐसे ही प्रश्न आप टॉपिक मिलते रहेंगे। ALP की बात ना करूं, RPF कांस्टेबल और SI के एग्जाम आप दिए हो तो ये बताओ, क्या आपके में राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रश्न आया था? NH का आया था? आप कहेंगे नहीं भाई, आप एग्जाम दिए नहीं होंगे, आपको याद नहीं होगा। मैं बता दूं आपको, एग्जाम में नेशनल हाईवे के प्रश्न आ रहे हैं। तो जो हम प्रश्न कवर कर रहे हैं जो पिछले भर्ती परीक्षाओं का तो है, यही तो बता रहा है कि आगामी दिनों में आपको फिर मिलेगा। तो याद रखिएगा, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे का नाम क्या है? NH8। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, खालिस्तान स्थिति आधारित F2S फॉर्म टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। याद रखिएगा, तो जी के एक प्रकार का क्या है? F2S, जिसे हम बोलते हैं फार्म टू शॉप, एक प्रकार का क्या है? ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है, जो जिसे आप बोल सकते हो किसानों को सीधे, जो लेना चाहता है उपभोक्ता उसको सीधे बेचने पर क्या करता है? मदद करता है। तो वो क्या है? एक प्रकार का क्या है? मंडी ट्रेडर्स है। क्या है वो? मंडी ट्रेडर्स। याद रखिएगा, एक प्रकार का क्या है? प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? F2S फॉर्म टू शॉप, और जो एक प्रकार का मंडी ट्रेडर्स है जो उपभोक्ता को सीधा किसानों के साथ जोड़ता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसने
भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिए विद्यार्थियों, तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए हैं सबको क्या मिला है, भारत रत्न। याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति, याद रखें, अगर आपको नहीं पता तो लिख लीजिए बगल पेन कॉपी रख के। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और एस मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ध्यान रखें, कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। और विवेगिरी राष्ट्रपति रह चुके हैं, प्रणब मुखर्जी भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, आप पता होनी चाहिए। तो हमें बोल रहा है ऐसे व्यक्ति का नाम बताना जो राष्ट्रपति बनने से पहले इन्हें क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। और इसकी शुरुआत 1954 में हुई, और यह भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कहलाता है। जैसे विश्व का नोबेल पुरस्कार, एशिया का रमन मैग्सेसे, उसी प्रकार भारत का नाम क्या रहेगा, भारत रत्न 1954 दिया जाता है। और राष्ट्रपति बनने से पहले भाई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को क्या मिला था, भारत, याद रखिएगा। और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति मैं बता चुका हूँ। और दूसरे नंबर के क्या बने, राष्ट्रपति। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राष्ट्रपति, पहला दूसरा, लेकिन पहले उपराष्ट्रपति कौन है आपके, यही हैं। और याद रखिएगा, इन्हीं के जन्म दिवस को हम भारतवासी क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में। कब, 5 सितंबर। तो 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहीं बात करें 8 सितंबर को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, याद रखिएगा, है कि नहीं। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 8 सितंबर साक्षरता दिवस। इस प्रकार से आपका आंसर हमने ऐड करके बता चुके हैं। अगली बार आपको काम देगा, प्रश्न याद रखिएगा। और पुरस्कार के प्रश्न आएंगे, इसके पहले भी आपको पुरस्कार का प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, यहाँ पर हमें कहता है GSAT 6A को कब और कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, लॉन्च किया गया था, रखिएगा। तो 29 मार्च 2018 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। तो इस प्रकार से आपको सूचना प्रौद्योगिकी, याद रखिएगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी का प्रश्न है। और आपको जो प्रश्न बता रहा है, अगली बार इस प्रकार के टॉपिक का भी प्रश्न आपको आएगा। तो आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर, खेल, समसामयिक घटनाएं, समस्त प्रकार के कंप्यूटर के प्रश्न भी आपको आएगा। हर शिफ्ट में आपको प्रश्न मिलेगा, और हर पार्ट में आपको प्रश्न कवर हो रहे हैं। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी। और आपको बता दूं मैं, यह प्रश्न हमें पिछले वीडियो में भी मिल चुका है। और अगर आप हमें कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इस प्रकार का प्रश्न पहले मिल चुका है, लेकिन प्रश्न का रूप थोड़ा अलग था, लेकिन आंसर तो वहीं आया था ना। तो याद रखिएगा, सरदार उधम सिंह, हमने उस समय इसके बारे में बताया था, इन्होंने क्यों गोली मारी थी और कहाँ जाके गोली मारी थी। तो सरदार उधम सिंह ने जनरल माइकल ओडायर को गोली मारी थी। आप पता है कि 13 अप्रैल, लिखो आप बता देते हैं भाई, आप लोग नहीं पढ़े होंगे, पहली बार देख रहे हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को कहाँ पर, पंजाब के अमृतसर के जालियावाला बाग में, है कि नहीं, जालियावाला बाग में क्या हुआ था, गोलीकांड हुआ था, जिसका चलाने का आदेश किसने दिया, जनरल माइकल ओडायर ने आदेश दिया था गोली चलाने का। उसी में सरदार उधम सिंह का परिवार भी शामिल था, जो इस घटना में शिकार हो गया। तो इसी का बदला लेने के लिए स्वतंत्र सेनानी कहाँ चले गए, इन्हें मारने के, लंदन, याद रखिएगा, लंदन में जाके गोली मारा था। उस समय भी मैंने बताया था आपको, वही तो बोल रहा हूँ आपको, प्रश्न कुछ रिपीट होंगे मेरे विद्यार्थियों, तो आपको पता नहीं है। हम जो बात आपको बता रहे हैं, जो प्रश्न आपको कवर करा रहे हैं, आपको बिल्कुल सही सही में कवर करा रहे हैं, जो आप अगली भर्ती परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। विश्वास है तो पढ़ें, नहीं है तो चिंता ना करें, जब पेपर में आएगा तब पछताना होगा कि सर पढ़ा रहे थे उस समय हम क्यों नहीं पढ़। अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहा हूँ यहाँ पर, प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई। और एक ना एक प्रश्न आपको योजना का प्रश्न आएगा, चाहे आगामी योजना का प्रश्न, आगामी लक्ष्य आ जाएगा, या वर्तमान में संचालित योजना आ जाएगा, थोड़ा सा पीछे का प्रश्न आएगा। तो करंट अफेयर के रूप में आपको योजना का प्रश्न हर शिफ्ट में मिलेगा, याद रखिएगा। वर्तमान आरपीएफ कौन सा मिल रहा है, मतलब मिल रहा है, फिर कितनी बार आप बोलूँ मैं, पैटर्न वही फॉलो कर रहा है। तो प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई, याद रखिएगा। तो 11 अक्टूबर 2014 शुरू की गई थी। और यह किसने शुरू किया था, जी आपको तत्कालीन पीएम, आपको पता है, माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है कि नहीं। उस समय तो जो पीएम बने थे ना, अभी वर्तमान जो आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है, श्री माननीय
नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो वर्तमान में तीसरी बार लगातार क्या बने हैं, पीएम, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। देखिएगा 1999 में। तो उस समय हमारे जो पीएम हुआ करते थे वो कौन हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी। याद रखिएगा कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखिएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संबंध रखते हैं। और मध्य प्रदेश के पहले प्रधानमंत्री कौन हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संबंध रखते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे काम करके गए भाई, तो आज तक करना पड़ेगा ना। और इन्हीं का कार्यकाल में क्या हुआ था, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत हुई थी। और ये बीजेपी से संबंधित क्या थे, आपके पीएम हुआ करते थे 1999। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो कि सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम की राजधानी की बात करें तो गंगटोक है, आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो लिख लीजिएगा। और रही बात, मैं बोला सिक्किम के लोगों को उनकी अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम नृत्य के रूप में सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा। तो छम। सिक्किम में क्या होता है, जो मुखौटा में थोड़ा अलग सा डिजाइन लेके पहन के नृत्य किया जाता है, उस नृत्य को क्या कहा जाता है, छम। तो छम नृत्य, याद रखिएगा। छम नृत्य में क्या होता है, मुखौटा पहनकर नृत्य किया जाता है, जो कहाँ पर प्रसिद्ध है, सिक्किम में, राजधानी गंगटोक है। और यह हमारे भारत के पूर्वोत्तर एक क्या है, राज्य, याद रखिएगा, भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है। तो आपका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। लगभग मुझे इतना खास याद नहीं आ रहा है, या तो 8 या 9, याद रखिएगा 8 या 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर सीमा साझा करता उत्तर प्रदेश, याद रखें। और आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या में सबसे अधिक प्रथम स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का है। जनसंख्या में, याद रखिएगा, जनसंख्या में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। और क्षेत्रफल की बात करें तो पहला किसका, राजस्थान का। क्षेत्रफल में राजस्थान, जनसंख्या उत्तर प्रदेश। और इनकी राजधानी की बात करें तो राजधानी जयपुर होगा, क्या होगा, जयपुर। और इसे ही क्या बोलते हैं हम, पिंक सिटी, है कि नहीं, गुलाबी नगर। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका, अटल नगर। इसका पुराना नाम क्या रहेगा भाई, रायपुर। उत्तर प्रदेश की तो पता होगा आपको, क्या बोलते हैं, लखनऊ, है कि नहीं, जिसे क्या बोलते हैं, नवाबों का शहर। लिखते रहिएगा विद्यार्थियों। अगला आता है मध्य प्रदेश का, क्या रहेगा, भोपाल, जिसे हम क्या बोलते हैं, झीलों की नगरी। झीलों की नगरी क्या किसे कहा जाता है, भोपाल को। तो मध्य प्रदेश की क्या है, राजधानी है। और यहाँ बता चुके हैं सबसे अधिक सीमा साझा या सबसे अधिक निकटवर्ती राज्य किस राज्य से लगते हैं, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु खालिस्तान नामक जेल विकसित किया। मतलब एक प्रकार की दवाई कह सकते हो आप, दवाई का विकास किया है अक्टूबर 2018। इस प्रकार से आपको जो नए आविष्कारक हैं या नए तकनीक हैं सब पढ़ना पड़ेगा, प्रश्न बता रहा है। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु पॉलीऑक्जाइम नामक एक जेल का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर प्रश्न हमें कहता है, मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा। तो भाई यहाँ पर हमें बता रहा है, ऑप्शन आएगा आइसोबॉथ, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की रेखाएं होती हैं जो समान स्थानों की आपस में मिलाकर बनाया जाता है। तो उसी प्रकार से जो समुद्र जल होता है उसकी जो गहराई होती है, उन सभी गहराइयों को यहाँ गहराई अगर समान है तो इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा क्या बोलते हैं, आइसोबॉथ, याद रखिएगा। ये आपका इतिहास ज्योग्राफी का प्रश्न है। अगला आप कुछ प्रश्न देख पा रहे होंगे आप लोग, जो प्रश्न आपका किस टॉपिक का है, जो साइंस का है। खालिस्तान मांसाहारी पौधा नहीं है। मतलब मांसाहारी मतलब आप पता होना चाहिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन कीटों को मारकर क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो उसी प्रकार से जो आपका टाइगर लिली है, टाइगर लिली क्या है, जी स्वपोषी पौधा है, कह सकते हैं आप, क्या है, स्वपोषी पौधा है जो स्वयं भोजन बनाता है। बाकी यहाँ पर जो मंकी कप है, शेड्यू है, कार्प स्क्रू है, सब के सब क्या है, मांसाहारी पौधा है जो कीटों का भक्षण करके अपना भोजन
पूरा करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का एक रूप है। अब आपको पता होना चाहिए गैर नवीनीकरण और नवीनीकरण दो प्रकार की ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं नवीनीकरण ऊर्जा का प्रमुख रूप है। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा दे के रखा है, विद्युत ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है। तो यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। अब हम यहाँ पर होमवर्क देते हैं आपको कि गैर नवीनीकरण ऊर्जा का अर्थ क्या होता है और नवीनीकरण ऊर्जा का अर्थ क्या होता है। तो होमवर्क है, अगर आप नहीं कवर करोगे होमवर्क तो आपको पछताना हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगली बार फिर से आपको इसी टॉपिक का प्रश्न पूछेगा। 100% हम गारंटी देते हैं किसी न किसी शिफ्ट में आपको टॉपिक दे देगा नवीनीकरण ऊर्जा और गैर नवीनीकरण ऊर्जा का। फिर आप कहोगे सर आप सही कह रहे थे, हम नहीं पढ़े उस समय पूरा परिभाषा, या आपको हमने नहीं बताया, होमवर्क करके हमें पछताना होगा। वो 100% गारंटी बताता हूँ, अगली बार पूछेगा किसी न किसी शिफ्ट में, आरपीएफ कांस्टेबल में, चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी में। चलिए, तो यहाँ पर हमने आपको टॉप 20 प्रश्नों को जितना बन सका उतना व्याख्या से समझाया है। आप लोगों को हर समय प्रयास करना है, कॉपी पेन लेके बगल बैठिएगा, दिमाग में बैठाइएगा और पेपर में लेके जाइएगा। और आपको बता देते हैं 80 और 90% आपको बेनिफिट मिलेगा, जो हम आपको गारंटी लेके देते हैं। क्योंकि हम जो टॉपिक कवर करा रहे हैं, जो प्रश्न कवर करा रहे हैं, पिछले एग्जाम के प्रश्न हैं और न्यू एडिशन जो न्यू पैटर्न एग्जाम फॉलो हो रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए प्रश्न कवर हो रहे हैं, चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे रीजनिंग के हों, चाहे जीके जीएस को। आपको ये कहना पड़ेगा कि सर आप रीजनिंग पढ़ाए हैं, कुछ भी टॉपिक काम नहीं आया। हम आपको बता दें आरपीएफ कांस्टेबल रीजनिंग आ रहा है, बिल्कुल जितना मैंने पढ़ाया पूरा रीजनिंग वहाँ छप रहा है। जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिस प्रकार के प्रश्न पढ़ रहे हैं पूरे, तो वही तो बोल रहे हैं, एक तीर तीन शिकार, एक तीर तीन शिकार, मानोगे बात तो फायदा होगा। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। आपने हमें देखा, अच्छा लगा और वीडियो आपको पसंद है, अगर फायदा देता है आपको, तो आप लोग हमें फॉलो करेंगे, हमें सपोर्ट बनाए रखें और हर विद्यार्थी के पास शेयर करें जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, पढ़ना चाहता है लेकिन अभाव है जानकारी, पढ़ना क्या है, उसके पास पैसा नहीं है, बड़ी संस्था में ज्वाइन नहीं ले पा रहा है, तो आपके सहयोग से वीडियो के माध्यम से वो पढ़ सकता है। हम आपके सहयोग कर रहे हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप लोग उन लोगों के पास जानकारी साझा करें जो पढ़ना चाहते हैं। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट साथ, मिलते हैं। और आपको फिर बता देते हैं, प्लेलिस्ट में आपको जानकारी मिल जाएगा मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का। और हम आपको लास्ट में बता दें, जीके जीएस का एनालिसिस कवर हो रहा, ध्यान रखें। अगर आप देखना चाहते हो आरपीएफ कांस्टेबल का, तो इसका प्लेलिस्ट अलग रहेगा। आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस एनालिसिस करके प्लेलिस्ट डाला है, जहां पर आपको हम कवर करा रहे हैं पर डे। जो एग्जाम चल रहा है, जब भी एग्जाम होगा तब का हम एक दो शिफ्टों का कवर करा रहे हैं। बिल्कुल टॉप प्रश्न जो एग्जाम में आ रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम विद्यार्थियों से हम जानकारी उठाते हैं कि प्रश्न किस प्रकार क्या है, उनको व्याख्या सही समझाते हैं, जो आगामी शिफ्टों में और अगली भर्ती परीक्षा में आपको काम देने वाला। चलिए।